चलो अब इसमें शुरू करते हैं। लिखो हेडिंग, तत्वों का प्रारंभिक वर्गीकरण। तत्वों का प्रारंभिक वर्गीकरण। हो गया? मैं तुमको प्रारंभ में हम जितना बता रहे हैं ये सब हमारे सिलेबस में नहीं है। हमारे सिलेबस की शुरुआत मेंडलीव से होगी, लेकिन ये कुछ चीजें छोटी छोटी हैं जिनको जान लेते हैं हम। ठीक है, तो लिखो तत्वों का प्रारंभिक वर्गीकरण। हो गया ना? तो कहने का मतलब प्रारंभ कैसे हुआ था तत्वों के वर्गीकरण का। किसी न किसी ने तो शुरुआत की होगी, तभी तो आगे बढ़ा होगा। क्योंकि जब पहले तत्व खोजे गए तो पहले हम लोगों ने शुरू में तत्व ही पढ़ लिया था, कोई मतलब का नहीं था। जो मिला खोज के उसका अध्ययन करते गए, लेकिन जब इनकी मात्रा अधिक हो गई तो जैसा हमने समस्या को तुमको बता दिया था उस दिन, जब मात्रा इनकी अधिक होने लगी तब हमारी परेशानी बढ़ने लगी। इनको अलग अलग पढ़ना, अलग अलग लिखना, अलग अलग याद करना, संकलन करना कठिन होता जा रहा था। इसीलिए एक ऐसी विधि निकाली गई कि जिससे हम कम समय में अधिक चीजों को पढ़ सके, उसी के लिए वर्गीकरण किया गया। अब वर्गीकरण में सबसे पहला काम किसने किया था? नाम नहीं पता है किसने किया था, लेकिन सबसे पहला विभाजन धातु और अधातु में किया गया था। तो लिखते हैं इसमें प्रारंभिक वर्गीकरण में पहली हेडिंग, धातु और अधातु में विभाजन। धातु और अधातु में विभाजन। धातु और अधातु में विभाजन। हो गया? इसके अंदर लिखो सर्वप्रथम वर्जिलियस ने हो गया तत्वों को, वर्जिलियस है वैज्ञानिक का नाम, वर्जिलियस ने तत्वों को धातु और अधातु में विभाजित किया। वर्जिलियस ने तत्वों को धातु और अधातु में विभाजित किया। धातु और अधातु में विभाजित किया। हो गया? उन्होंने बताया कि ऐसे तत्व जो ठोस अवस्था में होंगे, ऐसे तत्व जो ठोस अवस्था में होंगे तथा जिनमें हो गया विशेष प्रकार की चमक, तथा जिनमें विशेष प्रकार की चमक
कोष्ठक में लिखना धात्विक चमक, जिनमें विशेष प्रकार की चमक, कोष्ठक में धात्विक चमक हो गया, पाई जाएगी, पाई जाएगी, पाई जाएगी, वे धातु होंगी, वे धातु होंगी। हो गया। आगे लिखना तथा धातुएं, तथा धातुएं विद्युत की सुचालक होंगी, धातुएं विद्युत की सुचालक होंगी। धातुएं विद्युत की सुचालक होंगी। हो गया ना? धातुएं विद्युत की सुचालक होंगी, जबकि अधातुएं विद्युत की कुचालक होंगी, जबकि अधातुएं विद्युत की कुचालक होंगी। अधातुएं विद्युत की कुचालक होंगी। हो गया ना? आगे लिखना नीचे इंडिकेट पॉइंट, परंतु परंतु वर्जीलियस का यह वर्गीकरण अधिक उपयोगी सिद्ध नहीं हुआ। वर्जीलियस का यह वर्गीकरण अधिक उपयोगी सिद्ध नहीं हुआ। वर्जीलियस का यह वर्गीकरण अधिक उपयोगी सिद्ध नहीं हुआ। हो गया? अधिक उपयोगी सिद्ध नहीं हुआ क्योंकि कुछ तत्व हो गया अधातु होते हुए भी धातु के गुण दिखाते हैं। कुछ तत्व अधातु होते हुए भी धातु के गुण दिखाते हैं। अधातु होते हुए भी धातु के गुण दिखाते हैं। हो गया ना? कहने का मतलब इन्होंने कहा था कि जो ठोस अवस्था में होंगे, जिनमें विशेष प्रकार की चमक पाई जाएगी, वो धातु होंगे। तो अधातुएं भी ठोस होती हैं। उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा था कि अधातुएं ठोस नहीं होती है, लेकिन तब भी उसमें अंतर कैसे पता चलेगा कि जो धातुएं होंगी उनमें विशेष प्रकार की चमक होगी और अधातुओं में वो विशेष प्रकार की चमक नहीं होगी। ठीक है? परंतु जब हम अधातुओं में पहुंचे तो हमने देखा ग्रेफाइट, हमने देखा आयोडीन, ये दोनों जो थे ठोस अवस्था में थे। ठोस अवस्था में तो कोई जरूरी नहीं था कि धातु थी, लेकिन इनमें ठोस अवस्था के साथ साथ विशेष प्रकार की चमक भी पाई गई थी, जैसी धातुओं में पाई जाती है। तो इस स्थिति में इनको क्या कहना चाहिए? धातु कहना चाहिए। अगर हमको दे दिया गया, कहा गया देखो अगर ठोस अवस्था में है, तुमको एक विशेष प्रकार की चमक दिखी, अर्थात एक अलग तरह की चमक दिखी, कह देना कि धातु है। हमको पकड़ा दिए ग्रेफाइट, हम उसी देख के बता दिए धातु है, लेकिन वो था क्या? अधातु था। हमको पकड़ा दिए आयोडीन, हमने देख के बता दिया ये धातु है, लेकिन वो था क्या? अधातु था। तो इस तरह से वर्जीलियस का ये वर्गीकरण ज्यादा उपयोगी सिद्ध नहीं हो पाया। इसी प्रकार से धातुओं के बारे में कहा गया कि धातुएं ठोस होती हैं, लेकिन जब हम
चर्चा करते हैं मरकरी की, जब हम चर्चा करते हैं गैलियम था, गैलियम भी था ना, गैलियम के साथ और कौन था, सीजियम, गैलियम और सीजियम, जब इनकी चर्चा करते हैं तो ये हमको द्रव अवस्था में मिल जाते हैं। जब ये द्रव अवस्था में मिलते हैं तो हमारा वर्गीकरण यहाँ भी गलत हो गया। क्यों? क्योंकि हमसे कहा गया था कि जो ठोस होगा जिसमें विशेष प्रकार की चमक होगी उसी को कहना चाहिए धातु है, तो हमको पकड़ा दिए मरकरी, हम देखे द्रव कहती है ये अधातु। हो गया कि नहीं हो गया? ये हमारी दुविधा हो गई। हमसे कहा गया था कि धातुएं विद्युत की सुचालक होती हैं और अधातुएं विद्युत की कुचालक होती हैं, ठीक है ना? तो हमको क्या किए, पकड़ा दिए ग्रेफाइट, कहे ये लो अधातु है। हम खुश हो गए, ये विद्युत की कुचालक होगी, उसको पकड़ के लाइट में लगा दिए। हो गया ना? उसके बाद उठा के हमको फेंक दिया, तब हमको याद आया कि ये विद्युत का सुचालक है। इसका मतलब उन्होंने झूठ बोला था कि ये अधातु, इसका मतलब ये धातु होनी चाहिए ना, लेकिन उन्होंने तो अपने हिसाब से सही बोल के दिया था कि वो अधातु है। ग्रेफाइट तो अधातु ही होती है। वो गलती हमारी थी कि बिना हमने जांचे परखे कह दिया कि ये विद्युत का कुचालक हो, तो यहाँ भी गलती हो गई। हो गया ना? तो ऐसे बहुत सारी चीजें निकल गई धीरे धीरे। जब आगे तत्वों को खोजा जाने लगा, तत्व की संख्या बढ़ने लगी, तब परेशानी बढ़ने लगी, इसीलिए थोड़ा सा आगे बढ़े। तो वर्गीकरण का क्रम धीरे धीरे आगे बढ़ता गया और अंत में आए मेंडलीव। मेंडलीव ने तत्वों को एक निश्चित क्रम से व्यवस्थित किया। वो इन सब गुणों को ध्यान में नहीं रखते कि ये ठोस है तो धातु होगी, ये द्रव है तो अधातु होगी, गैस है तो अधातु होगी, ऐसा उन्होंने ध्यान में नहीं रखा। उन्होंने एक विशेष प्रकार का नियम निकाल दिया, तो उसको हम लोग पढ़ रहे हैं लाइन से। लिखो इसमें फटाफट, क्या लिखे? अधातु होते हुए भी धातु का गुणधर्म दिखाते हैं, जैसे जैसे ग्रेफाइट और आयोडीन, जैसे ग्रेफाइट और आयोडीन। ग्रेफाइट और आयोडीन में धात्विक चमक पाई जाती है, में धात्विक चमक पाई जाती है, धात्विक चमक पाई जाती है, परंतु ये अधातु हैं, परंतु ये अधातु हैं। अधातु हैं। हो गया ना? आगे लिखो। इसी प्रकार मरकरी साधारण ताप पर द्रव है। इसी प्रकार मरकरी साधारण ताप पर द्रव है, परंतु फिर भी यह धातु है, परंतु फिर भी यह धातु है। हो गया ना? ये चीज को ध्यान में रखना है। तो बाकी चीजें छोड़ते हैं, ज्यादा नहीं ध्यान में रखते हैं। हाँ, और चीजें आ गई। ये तो मान लो ठीक हो गया। कुछ ऐसे तत्व भी खोजे गए थे जिनको हमने क्या कहा, पीछे पढ़े अभी, उपधात, सब मेटल पढ़े ना, जिनमें धातु का और अधातु का दोनों गुण पाया जाता है। तो कहाँ रखें इनको, ये भी कंफ्यूजन पैदा हो गई। इसीलिए इनका वर्गीकरण ज्यादा उपयोगी सिद्ध नहीं हुआ था। तब आगे आते हैं, अगली परिकल्पना प्राउस्ट की है। इन्होंने परिभाषित किया, लेकिन ज्यादा काम का नहीं था इनका। अगला नंबर लिखते हैं, दूसरा नंबर, डोबराइनर के त्रिक। डोबरनियर भी कहते हैं या डोबराइनर भी कहते हैं। डोबराइनर के ट्रिक। अब वो ट्रिक मत समझ लेना,
कि जो सवाल को छोटा लगाने के लिए हम ट्रिक प्रयोग करते हैं वो नहीं, ट्रिक है ये। तीन चीजें, तीन ट्रिक मतलब यहाँ तीन है। हो गया ना? तो अब देखो डोबर्नियर आके एक अलग ही अवधारणा निकाल दिए। कहे कि अगर तीन ऐसे तत्व ले लिए जाएं, तीन ऐसे तत्व जो परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में हो। किसके बढ़ते क्रम में हो? परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में। जैसे इसका लिथियम का 7, सोडियम का 23 और पोटेशियम का 39। 40 भी होता है लेकिन 39 मुख्य वाला होता है इसका। हो गया ना? तो अब देखो 7, 23, 39, अगर इनको हमने द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में रखा है और किनारे किनारे वाले का द्रव्यमान जोड़ लिया जाए और उसमें 2 से भाग दे दिया जाए, कितना आ जाएगा? 46/2 अर्थात कितना? 23। तो डोबर्नियर ने क्या कहा या डोबराइनर ने क्या कहा? यदि तीन ऐसे तत्व लिए जाएं जिनके परमाणु भार बढ़ते क्रम में हो, ठीक है, और उनमें पहले और तीसरे तत्वों के परमाणु भारों के योग का आधा, पहले और तीसरे तत्व के परमाणु भारों के योग का आधा मतलब बटे 2, कितना आया? 23। अगर बीच वाले के परमाणु भार के बराबर है तो इन तीनों के गुण आपस में समान होंगे। इन तीनों के गुण आपस में समान होंगे। जैसे देखो हम एक चीज और रख लेते हैं, सोडियम रखते हैं, मैग्नीशियम रखते हैं, उसके बाद एल्यूमिनियम रखते हैं, ठीक है। सोडियम का 23, मैग्नीशियम का 24, एल्यूमिनियम का 27। अगर इनमें किनारे किनारे वालों को जोड़ो 23 + 27/2 अर्थात 50/2 मतलब कितना? 25। क्या मैग्नीशियम का आया? नहीं आया। तो इन तीनों के गुण समान नहीं होंगे, अलग अलग होंगे। तो डोबराइनर ने क्या बताया? यदि किनारे किनारे वाले के द्रव्यमान के योग का आधा बीच वाले के द्रव्यमान के बराबर आ जाएगा तो इन तीनों के गुण आपस में क्या होंगे? समान होंगे। लेकिन ये नियम भी सबके लिए सही नहीं हुआ। ये नियम सबके लिए सही नहीं हुआ। कुछ तो मिले जिनके लिए सही मिला, लेकिन सबके लिए सही नहीं मिला। हो जाएगा? ये याद रखते रह। तो लिखेंगे हम लोग इसमें क्या लिखे? डोबराइनर के ट्रिक लिखो। सन 1827 में डोबराइनर ने सन 1827 में डोबराइनर ने हो गया तत्वों के त्रिक, डोबराइनर ने तत्वों के त्रिक, कोष्ठक में लिख देना 3 तत्वों का समूह, 3 तत्वों का समूह कोष्ठक बंद बनाए और एक नियम दिया जिसे डोबराइनर के त्रिक कहते हैं, जिसे डोबराइनर के त्रिक नियम कहते हैं। ये लिख लेना, जिसे डोबराइनर के त्रिक नियम कहते हैं। इस नियम के अनुसार डैश देना और काली पेन से लिखना। हो गया? लिखो
ऐसे की काली पेंसिल को क्या लिखोगे इसको? यदि यदि द्रव्यमान संख्या के बढ़ते क्रम में, यदि द्रव्यमान संख्या के बढ़ते क्रम में तीन ऐसे तत्वों को लिया जाए, तीन ऐसे तत्वों को लिया जाए, तीन ऐसे तत्वों को लिया जाए जिनमें बीच वाले तत्वों की द्रव्यमान संख्या, जिनमें बीच वाले तत्वों की द्रव्यमान संख्या, जिनमें बीच वाले तत्वों की द्रव्यमान संख्या, हो गया? किनारे किनारे वाले तत्वों, किनारे किनारे वाले तत्वों, किनारे किनारे वाले तत्वों की है क्या? बीच वाले तत्व की द्रव्यमान संख्या किनारे किनारे वाले तत्वों की द्रव्यमान संख्याओं के योग के आधे के बराबर हो, आधे के बराबर हो, आधे के बराबर हो तो तीनों के गुणों में समानता पाई जाएगी, तो तीनों के गुणों में समानता पाई जाएगी। अब देखो, जैसे यदि तीन तत्व, यदि तीन तत्व निम्न प्रकार लिए जाएं, तीन तत्व निम्न प्रकार लिए जाएं, तीन तत्व निम्न प्रकार लिए जाए, तो हमने तीन तत्व लिया, एक लिथियम, एक सोडियम और एक पोटेशियम। लिथियम का होता है 7, सोडियम का 23 और पोटेशियम का 39। ये जो द्रव्यमान संख्या है ना तुम्हारा, जिसे हम परमाणु भार भी कहते हैं। क्या कहते हैं जी? परमाणु भार। तो हमने नियम क्या पढ़ना है यहाँ पे कि बीच वाले तत्व की द्रव्यमान संख्या किनारे किनारे वाले तत्वों की द्रव्यमान संख्याओं के योग की आधी होनी चाहिए। तो बीच वाला तत्व कौन सा है इसमें? सोडियम। सोडियम की द्रव्यमान संख्या, अगर ये नियम काम किया तभी इनके गुण समान होंगे, अन्यथा नहीं होंगे। देख लेते हैं दोनों बराबर आते हैं कि नहीं। बराबर किसकी द्रव्यमान संख्या जी? किनारे किनारे वाले Li की द्रव्यमान संख्या प्लस K की द्रव्यमान संख्या, और बटे कितना जी? 2। योग का आधा बोला है, आधा मतलब बटे 2 हो गया ना। तो रख दो, सोडियम की द्रव्यमान संख्या 23, लिथियम की 7, पोटेशियम की 39 बटे 2, अर्थात इसका 46 बटे 2। मतलब कहे तो
23 बराबर क्या आ गया 23, क्योंकि दोनों बराबर हैं, दिखाई दे रहा है ना। इसलिए लिथियम, सोडियम व पोटेशियम ये रासायनिक गुण, या कहें तो गुण, गुण आ जाएगा इसमें, गुण क्या होंगे जी, समान होंगे। अगर ये काम नहीं किया तो गुण समान नहीं होंगे। ऐसा किसने कहा, डोब्राइनर ने कहा, हमने नहीं कहा, याद रख कर नोट कर लो। अब देखो ये जो डोबर्नियर थे, दो चार पकड़ लिए, बना लिए, उसके बाद काम खत्म। हमारे पास तो है 118 तक, तो क्या सबके लिए ऐसा नियम काम करेगा, नहीं करेगा। इसलिए इनका भी नियम उपयोगी नहीं सिद्ध हो पाया। उसके बाद आते हैं न्यूलैंड। न्यूलैंड ने एक अलग प्रकार की अवधारणा विकसित की, वो धीरे धीरे मेंडलीफ की तरफ बढ़ रहे थे। जैसे अभी देखो पहला वर्गीकरण किसका हुआ, धातु का और अधातु का हुआ। दूसरा वर्गीकरण प्राउस्ट ने किया, जिन्होंने परमाणु द्रव्यमान को आधार बनाया और कुछ ज्यादा विशेष नहीं बता पाए। तो उस परमाणु द्रव्यमान से थोड़ा आगे बढ़े ये डोबर्नियर, इन्होंने कहा कि अगर इसको ऐसे क्रम में रख दें और अगर किनारे किनारे वाले का योग बीच वाले के बराबर आ जाता है, मतलब योग का आधा बीच वाले के बराबर आ जाता है, तो इनके गुणों में समानता पाई जाएगी। मतलब ये गुण में समानता तो दिखाना शुरू किए, लेकिन कितने के लिए, 3 के लिए केवल दिखाना शुरू किए। अब न्यूलैंड इनसे थोड़ा सा आगे बढ़े, उन्होंने एक अलग अवधारणा विकसित की। उन्होंने कहा जैसे संगीत के स्वर में 7 स्वर होते हैं, क्या 7 स्वर होते हैं ना, 7 के बाद 8वें से प्रारंभिक वाले की पुनरावृत्ति शुरू हो जाती है। उसी प्रकार से यदि तत्वों को हम उनके गुणों के बदलते क्रम से रखते जाएं, तो अर्थात वो परमाणु भार के बढ़ते क्रम में ही, तो एक ऐसा समय आएगा जैसे 7 के बाद 8वें स्वर की पुनरावृत्ति होती है, वैसे 7 तत्व के बाद 8वें तत्व की प्रारंभिक गुण वाले की तरह पुनरावृत्ति हो जाएगी। जैसे उन्होंने कहा संगीत में 7 स्वर क्या है, सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी। इधर आ जाता है क्या, सा आ जाता है ना। मतलब ये जो पहला वाला है, फिर देखो यहाँ पे आ गया। तो उन्होंने कहा कि अगर हम तत्वों को ऐसे रखते हैं, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, और उस समय तो नियान नहीं खोजा गया था, इसलिए उन्होंने नियान को छोड़ा और आगे पहुंच गए किस पर, सोडियम पर पहुंचे ना। तो सा और सा मिले कि नहीं मिले, मिले ना। उन्होंने कहा कि लिथियम का गुण किससे मिलेगा, सोडियम से मिलेगा। फिर यहाँ से सारे गामा करते जाएंगे जब, तो सोडियम के बाद उनका आया था मैग्नीशियम, रे के ऊपर, तो उन्होंने कहा था रे का रे से मिलेगा, अर्थात बेरिलियम का मैग्नीशियम से मिलेगा। तो तुमको किसी को, जब तुम किसी को रे कह के बुलाओगे वो भी तुमको इससे बुलाएगा, गुण में समानता आ गई ना। वैसे इसके गुण में समानता पाई गई, ऐसे आगे बढ़ते गए, गुण में समानता मिलती गई। तो उन्होंने भी क्या किया था कि उस समय तक जो 20-25 तत्व ज्ञात थे, या जो उनके गुण के हिसाब से सही बैठते थे, उनको लेके बना दिया नियम। बाकी के खोजे गए तो उनको कोई स्थान ही नहीं मिला कि वो कहाँ जाएंगे, उनका गुण किससे मिलेगा। तो इनका भी नियम ज्यादा उपयोगी सिद्ध नहीं हुआ, लेकिन ये धीरे धीरे मेंडलीव के पास तक पहुंच चुके थे। पहले तो केवल धातु अधातु में विभाजन हुआ, फिर प्राउस्ट ने द्रव्यमान संख्या बताई, उसके बाद से ये आ गए डोबर्नियर, 3 का गुण में समानता दिखाया उन्होंने। उसके बाद से आ गए कौन, ये न्यूलैंड आ गए, ये 8 तक इनको पहुंचाए हैं। कितने तक पहुंचाए हैं, 8 तक। अभी नहीं, 8 तत्वों के वर्ग से मेंडलीफ ने अपनी मूल आवर्त सारणी बना दी। क्या बना दी, मूल आवर्त सारणी। तो इस क्रम का विकास एक ही बार में नहीं हो गया कि मेंडलीफ आए उसके बाद तत्वों को पकड़े वर्ग बना दिए। हो सकता हो अगर इन लोगों ने खोज नहीं की होती तो मेंडलीफ 8 के क्रम तक पहुंच ही नहीं पाती। जब इन्होंने ऐसा बनाया कि देखो 7 के बाद 8वें से पुनरावृत्ति शुरू हो रही है, मेंडलीफ ने ऐसा ही कुछ सोचा कि हम कुछ ऐसा वर्गीकरण कर दें कि जो सबके लिए काम कर जाए। उसके आगे बढ़ गए ना धीरे धीरे। अगर ये लोग खोजे नहीं होते तो मेंडलीफ शायद नहीं खोज पाते। इसलिए भले ही इनका वर्गीकरण गलत सिद्ध हुआ, लेकिन श्रेय तो इनको दिया जाना चाहिए। शुरुआत तो इन्होंने ही की थी।
अगर ये शुरुआत नहीं करते तो प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ती। अगर विज्ञान की खोज ही नहीं होती पहले से तो आज हम लोग विज्ञान क्यों पढ़ते, इतनी मोटी किताब क्यों पढ़ते। जब किसी चीज को किसी ने प्रारंभ किया, भले ही गलत किया, उसके बाद ही तो आगे हम लोग बढ़े हैं। अगर वो गलत करेगा तभी तो तुम उसको सही करोगे। हम 2 दूनी 5 तुमको बता दिए, उसके बाद तभी तो तुम 2 दूनी 4 खोजोगे। अगर 2 दूनी 5 हम बता दिए तो वही पढ़ते जाओ, नहीं अगर तुम गधे हो तो वही पढ़ते जाओगे। लेकिन अगर तुम्हारे अंदर थोड़ा सा भी माइंड है, तुम अपने आप को ऊपर ले जाना चाहते हो, तो तुरंत तुम खोज करोगे कि नहीं 2 दूनी 5 कैसे होता है, खोज लोगे। अगर हमारा सही मिला तब तो चुपचाप बैठे रहोगे, अगर गलती मिल गया दूसरे दिन कूदना शुरू कर दिया, नहीं नहीं तुम गलत बताए, 2 दूनी 5 नहीं 2 दूनी 4 होता है। अब बड़ाई हमारी होगी, 2 दूनी 4 हम सही बताए हैं। आया समझ में, ये याद रखे रहना। तो इससे क्या होता है, जब कोई शुरुआत करता है तो उसके आगे उसको गलत दिखाने के लिए लोग खोजें करते जाते हैं और विज्ञान का आकार बढ़ता जाता है। अभी विज्ञान का आकार और ज्यादा बढ़ेगा। अभी तो समझ लो हम लोग कुछ नहीं पढ़ रहे हैं, आगे की कक्षाओं में जाओगे तो बहुत सारी चीजें मिलेंगी, इतने में ही तुमको बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी। अब जो किताब में तुम लोग 3 सिलेबस पढ़ रहे हो, ये केवल उसका 1 सिलेबस है, वो भी केवल उसका आधा है बस, याद रखे रहना। इतना ही कक्षा 12 में भी ये दोनों किताब तुमको यहाँ से यहाँ तक दिख रही है ना, ये वाला देखो, इतनी मोटी किताब ये दोनों मिला के केवल केमिस्ट्री है बस। अभी बस केवल इंटर की है ये। अभी जाओगे बीएससी करोगे तो इतनी मोटी मोटी 1 साल में तुमको पढ़ने को मिलेगी। तो ये सारी चीजें धीरे धीरे बड़ी होती जाती हैं। ऐसा आवश्यक नहीं है कि मतलब हम केवल पतली ही चीज में सब कुछ पढ़ लेंगे। जैसे जैसे आगे बढ़ोगे विज्ञान का आकार बढ़ता जाएगा, तो तुमको आगे मिलता जाएगा। यहाँ पे तो बस केवल प्रारंभ में हमको जानकारी देना प्रारंभ करते हैं। अब तुमको यहीं पे 10 में सारी चीजें विस्तार से पढ़ा दी जाए, तुम्हारा माइंड इतना विकसित नहीं है कि तुम पढ़ लोगे समझ लोगे, इसलिए पहले उनकी प्रारंभिक जानकारी तुमको दी जाएगी। अब आगे जाओगे तो इसके बारे में और सारी चीजें विस्तार से पढ़ोगे, मेंडलीव के वर्गीकरण के बारे में और विस्तार से पढ़ोगे, और चीजें इसमें देखोगे कि और क्या क्या चीजों को इन्होंने खोजा था, कैसे किया था। लेकिन अभी तो हमको साधारण जानकारी चाहिए, अंदर नहीं जाना है हमको, केवल ऊपरी जानकारी चाहिए, सतह इसकी कैसी। आगे बढ़ोगे तब सतह के अंदर प्रवेश करोगे। तो लिखना शुरू करो, कहां तक लिखे, ये वाला हो गया ना ट्रिक वाला, हेडिंग लिख लो आगे। न्यूलैंड का अष्टक नियम, न्यूलैंड, न्यूजीलैंड जानते हो ना, उसका जहाँ पे बड़ी का मात्रा हटा दो न्यूलैंड बन जाए। न्यूलैंड का अष्टक नियम हो गया। तो इसमें लिखो, न्यूलैंड का अष्टक नियम में लिखो सन 1863 में, सन 1863 में सन 1863 में न्यूलैंड ने यह पाया कि, या न्यूलैंड ने देखा कि, सन 1863 में न्यूलैंड ने देखा कि यदि तत्वों को उनके परमाणु भारों के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया जाए, यदि तत्वों को उनके परमाणु भारों के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो प्रत्येक 8वें तत्व का गुण, प्रत्येक 8वें तत्व का गुण प्रत्येक 8वें तत्व का गुण हो गया।
पहले तत्व के समान होता है। प्रत्येक आठवें तत्व का गुण पहले तत्व के समान होता है। जैसे जैसे संगीत के स्वरों में संगीत के स्वरों में आठवें तत्व का स्वर, एक मिनट, आठवें तत्व की ध्वनि लिखना। आठवें तत्व की ध्वनि पहले तत्व के समान होती है। पहले तत्व के समान होती है। हो गया ना? ये याद रखे रहना है। जैसे लिख लो, जैसे जैसे इसको बनाओ। ये संगीत के स्वर हो गए, ये तत्व हो गए, और नीचे उनकी द्रव्यमान संख्या लिखते हैं। इसका 7, इसका 9, बोरान का 11, कार्बन का 12, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 16, क्लोरीन का 17। उसके बाद आ जाता है सोडियम। अक्रिय गैस तो उस समय तक खोजे नहीं गए थे। सोडियम आ गए, सोडियम का 23, मैग्नीशियम आ गया, मैग्नीशियम का 24। ये सारे के सारे देखो परमाणु भार के बढ़ते क्रम में रखे गए हैं। जैसे जैसे हम आगे जा रहे हैं, इनका एटॉमिक मास बढ़ता जा रहा है, अर्थात परमाणु भार बढ़ता जा रहा है। दिखाई दे रहा है? तो अतः हम क्या कह सकते हैं कि जहां से संगीत के स्वरों की पुनरावृत्ति शुरू हो रही है, वहीं से इनके गुणों की भी पुनरावृत्ति शुरू हो जाएगी। जैसे सा 1 2 3 4 5 6 7 8, आठवां है ना ये। तो आठवें का स्वर कैसे मिला, या आठवें की ध्वनि इस पहले वाले से मिली ना, तो आठवें तत्व का गुण इस पहले वाले तत्व से भी मिलेगा, अर्थात लिथियम और सोडियम के गुण समान होंगे। अब देखो, अगर हम एक की शुरुआत इसके आगे से करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8, देखो एक यहां से रे से शुरू किए तो आठवें पे फिर कौन आ गया? रे आ गया कि नहीं आ गया? दिखाई दे रहा है? तो इसी प्रकार अगर एक की शुरुआत यहाँ हम बेरिलियम से करें तो आठवें पे कौन आएगा? मैग्नीशियम। बेरिलियम का गुण मैग्नीशियम से मिलेगा। अगर आगे और जाना चाहो, फिर गा तक जा सकते हो, तो एल्यूमिनियम आता है। इसका होता है कितना? 27। तो अगर एक की शुरुआत हम गा से करें तो आठवां कौन आएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8, आठवां देखो फिर गा आ गया कि नहीं आ गया? दिखाई दे रहा है? वैसे ही बोरान से अगर हम शुरू करें तो बोरान के आगे आठवां कौन आएगा? एल्यूमिनियम। तो आठवें से ही मिलेगा, याद रखते रहना। हो जाएगा ना? प्रत्येक आठवां अपने पहले वाले के समान होगा, अर्थात जहां से हम एक की शुरुआत करेंगे उसके आगे जो आठवां आएगा उसी का गुण इससे मिलेगा। ठीक है? अगर एक की शुरुआत हमने यहाँ से किया तो आठवां आया सोडियम, एक की शुरुआत बेरिलियम से किए तो आठवां आया मैग्नीशियम, एक की शुरुआत बोरान से किए तो आठवां कौन आया? एल्यूमिनियम। इनके गुण आपस में क्या होंगे? समान होंगे। तो जैसे लिख सकते हो, फटाक से लिख लो, फिर आगे देखते हैं। मैथ करो। बाकी चीजें करूंगी, नोट कर लो इनको। इसमें नीचे लिख लेना, क्या क्या लिखोगे? लिथियम के गुण सोडियम से, बेरिलियम के गुण मैग्नीशियम से, और बोरान के गुण एल्यूमिनियम से मिलते हैं। ऐसे ही आगे बढ़ते जाएंगे तो सबका मिलता जाएगा।